हेलो एवरीवन, दिस इज हिस्ट्री की केमिस्ट्री बाय अक्षय बिश्नोई। और आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर इस्टाब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसी तरीके से एग्जाम के सिलेबस में भी है। अब अगर हम बात करेंगे इसकी इस्टाब्लिशमेंट की, मैं इस वीडियो को शॉर्ट एंड प्रिसाइज, मान लीजिए कि पिछली वीडियो अलाउद्दीन खिलजी पे काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इस वीडियो को मैं काफ़ी शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा। तो और लेकिन फैक्ट्स काफ़ी आप तक पहुँच जाएं, ये भी मेरी कोशिश रहेगी। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो ये दक्षिण में जो आज का कर्नाटक है, आप कह सकते हैं महाराष्ट्र है, तेलंगाना का इलाका है, उड़ीसा का कुछ पार्ट कर लीजिए, और साउथ में एक समय में इसके अंदर तमिलनाडु, केरला के हिस्से भी आते थे। और ये तीनों समुद्रों की तरफ आप कह सकते हैं कि फैला हुआ इलाका एक हिंदू साम्राज्य था बेसिकली। लेकिन इसकी सेना में मुसलमान भी थे, बाद के राजाओं ने उनको काफ़ी मात्रा में शामिल किया सेना में। कहने का बात यह है कि ये काफी बड़ा साम्राज्य था और समृद्ध साम्राज्य था मध्यकाल का हिंदू साम्राज्य, जो 1336 से 1614 का इसका टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड के दौरान आप समझ सकते हैं, इस टाइम पीरियड के दौरान अगर हम जो मेन हिस्ट्री, जो हमें मेन स्ट्रीम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें अगर दिल्ली के इतिहास की बात करें तो सल्तनत काल से लेके मुगल्स का टाइम पीरियड आता है। तो इस सारे टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर जो था वो डेक्कन में अपना काफी इस्टाब्लिशमेंट रखता था। अब उसमें अगर हम बात करें तो आप पेपर में पूछा गया इस्टाब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम पहले फोकस करेंगे इस्टाब्लिशमेंट पे कि ये जो राज्य था ये बना कैसे। अब इसके बनने की कहानी कुछ यूं है कि पहला सुल्तान जिसने दिल्ली दक्षिण के राज्य जीते थे दिल्ली का, वो था अलाउद्दीन खिलजी। पिछले लेक्चर में मैंने यह बात आपको बताई थी, लेकिन उसने राज्यों को शामिल नहीं किया था। तो अगले राज्य जो बंदा शामिल करेगा उन राज्यों को, वो था गयासुद्दीन तुगलक, जो शुरुआत करता है और मोहम्मद बिन तुगलक इनको इंटीग्रेट पूरी तरह से करता है। तो जब वो इंटीग्रेट करता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत ज्यादा रिवोल्ट होती हैं, बहुत ज्यादा विद्रोह होते हैं। तो जब वो इनको इंटीग्रेट करने जाता है, जीतने जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो एक कंपिली नाम की जगह होती है जहां एक यादव किंग होते हैं संगम, उनके 5 बेटों में से 2 जो मिलिट्री वहां के ऑफिसर्स होते हैं, हरिहर और बुक्का, वो उनकी गिरफ्त में आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक उनको दिल्ली लाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम भी ग्रहण कर लिया था और उसके बाद स्वीकार कर लिया था। उसके बाद वो जब उनका भरोसा जीत लेते हैं, मिलिट्री सर्विस में होते हैं, उनको दोबारा वो होयशाला किंग्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं आज का तेलंगाना और वो इलाका है, वहां के जो किंग्स थे उनकी रिवोल्ट को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक उनको दोबारा भेजता है। तो एक माधव विद्यारण्य नाम के एक हिंदू संत होते हैं, वैष्णव, उनके प्रभाव में आते हैं ये दोनों भाई, और वो इनको मोटिवेट करते हैं, दोबारा से हिंदू धर्म में आते हैं और एक साम्राज्य की स्थापना करने शुरू करते हैं। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं और बहुत सारी रिवोल्ट्स में उलझा हुआ था, तो इनको एक ग्राउंड मिलता है अपना एक बेस सेटअप करने का। और 1336 में ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण हिस्से पर एनगोंडा शहर के सामने अपना विजयनगर की स्थापना करते हैं। और वहां से हरिहर और बुक्का दोनों भाई कोऑपरेशन में रूल करना शुरू करते हैं। लेकिन मेन कैपिटल से रूल कौन कर रहा है? हरिहर, जो आप कह सकते हैं बड़ा भाई है, और वो वहां से राज करना शुरू करता है। तो अब हरिहर के बाद जो राज शुरू होता है, अब हम यहाँ ये आपने देख लिया कि ये राज स्थापित कैसे हुआ। अब हरिहर और बुक्का और इन सबकी डायनेस्टी राज, अब मैं आपको सीधा प्रिसाइज करता हूं इसको। तो हरिहर ने 1336 में इसकी स्थापना की। हरिहर ने जो इलाका जीता वो था होयशालास किंग। 1346 में वो होयशालास किंग को हरा देता है। होयशालास किंग को हराने के बाद अब 1356 तक हरिहर का राज होता है। उसमें उसकी मेजर विक्ट्री होती है होयशालास, राज्य विजयनगर की स्थापना। विजयनगर कैपिटल बना लेता है 1342 में, और ये हरिहर का राज था। अब आते हैं बात बुक्का की। बुक्का अपने भाई की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम राजा बनता है, और उसके बड़ा काम होता है कि वो मदुराई, जो दक्षिण का एक राज्य था तमिलनाडु और आप कह सकते हैं मैसूर का इलाका, उसको जीत कर वो राज्य में शामिल कर लेता है मदुराई में। 1371 में बुक्का इसको शामिल कर लेता है मदुराई। तो आप उसके बाद ये 1336 में इनके फादर का नाम था संगम, तो उसके नाम पे इनकी डायनेस्टी जो मानी जाती है वो संगम डायनेस्टी होती है, और सबसे ज्यादा राज यही करती है विजयनगर पे 1336 से लेकर 1485 तक। अब 1485 में क्या होता है कि इनके आखिरी जो राजा होते हैं
उनको विरूपक्ष सेकंड होते हैं जो उनको उनके पुत्र की हत्या कर कर उनको पहले उनके पुत्र की हत्या कर कर नरसिंह सालू जो होता है वो सालू वंश की स्थापना रखता है। ये चंद्रगिरी का एक सामंत होता है और ये सालू वंश की स्थापना करता है, तख्ता पलट करता है। ये विजयनगर के साम्राज्य में पहला तख्ता पलट माना जाता है। खैर उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो उसमें आता है कि ये 20 ही साल चलता है ये वंश और सिमिलर सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो उन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जो वीर नरसिंह होता है वो नरसिंह सालू के बेटे की हत्या कर कर राज हत्या लेता है। ये द्वितीय जिसको कहते हैं कि तख्ता पलट होता है, अशर्पण होता है, अशर्पंस, और ये 1505 में होता है ये विजयनगर में। तो ये सालू वंश की स्थापना 1485 में नरसिंह सालू द्वारा की जाती है। 1505 में तालु वंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा की जाती है। ये तीन वंश आप कह सकते हैं कि 170 साल के दौरान ये तीन वंश हुए। और तालु वंश की जो स्थापना है, वीर नरसिंह 4 ही साल राज करते हैं। 1509 से लेकर 1529 में विजयनगर साम्राज्य का शिखर आता है। सबसे महान राजा होते हैं कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्म कथा में भी लिखा है कि जो भारत का उनके समय का जो सबसे ताकतवर राजा था वो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय अपने आसपास के जो बहमनी साम्राज्य से इनकी रायचूर दोआब को लेकर दुश्मनी होती है। और आप कह सकते हैं बहमनी के बाद में अगर बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, ये 5 राज्यों में डिवाइड हो जाता है। तो जो आज के आप कह सकते हैं एमपी, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का नॉर्दर्न पार्ट, गोवा की साइड के इलाके, इन सब इलाकों को लेकर इनमें दुश्मनियां रहती थी। तो उन सबको इन्होंने शिकस्त दी, उड़ीसा के गजपतियों को भी हराया और इस तरीके से एक शिखर पर विजयनगर साम्राज्य को ले गए। एक किताब भी लिखी, अम्युक्त मालेदा। अम्युक्त मालेदा इनका संस्कृत में बहुत अच्छा काम है। तो अम्युक्त मालेदा आप कह सकते हैं कि उसमें इन्होंने अपने की प्रशासन, और तेलुगु में है ये काम, अम्युक्त मालेदा, अपने एक प्रशासन को किस तरीके से चलाना है, इनके एक राजा के क्या फर्ज होते हैं, वो सारे कृष्णदेव राय ने उसमें एक्सप्लेन किए। ये महान राजा थे। अब मैंने आपको बताया था कि हरिहर ने जीता होयसाला किंग्स को, बुक्का ने मदुरई को, और हरिहर सेकंड जो बुक्का के बाद राज्य बने थे उन्होंने गोवा को जीता। और रायचूर दोआब जिसको लेकर बहमनी किंगडम, जो 1347 में जफर खान ने उसको स्थापित किया था बहमनी किंगडम को अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से, वो और विजयनगर में इनमें कंटेंशन चलती थी। रायचूर दोआब, रायचूर था तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का इलाका, बहुत उपजाऊ जमीन थी, हीरे और कोयले की खानें थी, लोहे की, हीरे और लोहे की खानें थी, तो काफी पैसे वाला इलाका था, स्टेट को इनकम, तो इसके लिए इनमें काफी दुश्मनी रहती थी। उसको भी कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब को जीता। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि तुलुवा वंश ने इसका शिखर बनाया। लेकिन जो सदाशिव राय थे, कृष्णदेव राय के बाद अच्युतदेव राय, अच्युतदेव राय के बाद सदाशिव राय, सदाशिव राय के टाइम ताकत राम राय और तिरुमल नाम के 2 भाइयों के काफी उनके कब्जे में थी। तो राम राय जो मिनिस्टर था वो काफी मुसलमान स्टेट्स की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता था। तो वो सारों ने एक इस बात की जब उनको भनक लग जाती है, समझ आती है, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी ज्वाइंट पावर के आगे राम राय, और प्लस कहते हैं कि इनकी मुस्लिम जो 2 गिलानी ब्रदर्स थे उन्होंने इनको डिफेक्ट किया था वार टाइम में, युद्ध के दौरान, कि उनको धोखा दिया था। तो राम राय युद्ध के मैदान में मारा जाता है 1565 में तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा जिसको राक्षस तगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। इसके युद्ध के में आप समझ सकते हैं कि विजयनगर की शिकस्त होती है बुरी तरह, और फिर वो मुसलमान आर्मीज विजयनगर जो कैपिटल होती है उसको बुरी तरह तहस नहस करते हैं। रॉबर्ट सावेल अपनी किताब ए फॉरगॉटन एम्पायर में कहते हैं कि किसी भी शहर को, दुनिया के इस इतने शानदार शहर को इस तरह तबाह नहीं किया गया जैसे विजयनगर को। रॉबर्ट सावेल की किताब है, सेवेल की किताब है ए फॉरगॉटन एम्पायर। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब वो उनका अंत हो जाता है, राम राय की हत्या हो जाती है 1565 में युद्ध के मैदान में, उसके बाद 1570 में उसका भाई तिरुमल अराविदु वंश की स्थापना करता है। विजयनगर एक अपनी शैडो रह गया था, एक परछावा रह गया था अपने पहले के महान साम्राज्य की। अब वो सिर्फ एक छोटा सा कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े इलाकों में उसका इन्फ्लुएंस रह गया था। वो 1614 तक चलता रहा और रंग द्वितीय इसका आखिरी शासक था। खैर उस तरह विजयनगर जो था, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, संगम, सालूब, तालुब और अराविदु। उनको
हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की नींव डाली, नरसिंह सालुब ने सालुवा की, वीर नरसिंह ने तालुवा की और तिरुमल ने अराविदु वंश की स्थापना की। अब आ जाते हैं हम इसके अगले पार्ट पर। वो आपसे पूछा गया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में आप समझ सकते हैं कि किंग सबसे ऊपर था, राजा होल एंड सोल, जस्टिस में, न्याय करने में, आर्मी के चीफ कमांडर, हर फैसला लेने में किंग सबसे टॉप पर, एब्सोल्यूट बेनेवोलेंट डिस्पोटिक पावर। उसके बाद आता था महाप्रधानी। महाप्रधानी आप समझ सकते हैं वजीर वाली बात थी कि एक जो राजा की सारे काम करता है, बस राजा नहीं है, राजा की ही बात सुनता है वो, कि सारे काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है महाप्रधानी। महाप्रधानी के बाद है दंड नायक और मान्य प्रधान। दंड नायक जो आर्मी को लीड करता था, कंदाचार आर्मी का जो डिपार्टमेंट था, जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, वो कंदाचार कहलाती थी, कंदाचार, और उसको लीड करता था। मान्य प्रधान होम मिनिस्ट्री, मान्य प्रधान थे होम मिनिस्टर एक प्रकार के। फिर आ जाते हैं रायसम, ये सेक्रेटरी का पोस्ट था इनके पास, रायसम। और आप कह सकते हैं कर्निकम अकाउंटेंट, इसी नाम का एक अधिकारी गांव में भी अकाउंटेंट था। सेनबोर लिपिक, जो लिखित करता था, ऑर्डर्स को रूप देता था, लिखित रूप देता था। और मुद्रा करता, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस का कह सकते हैं, पैसों का जो काम, मुद्रा करता। और जोरी खाना था मिंट, टकसाल जो होती है, जिससे आप कह सकते हैं पैसे जहां सिक्के छापे जाते थे। ये ऑफिसर्स थे। इन ऑफिसर्स के साथ साथ आप अब एक बेसिकली साम्राज्य बंटा कैसे हुआ था उसका आइडिया ले लीजिए। तो वो थे, साम्राज्य हो गया एक किंग, उसके ऊपर साम्राज्य, उस 6 प्रांतों में, जिनको कई जगह मंडल भी कहा जाता है, मंडल और प्रांत आप मान सकते हैं कि 6 भागों में बंटा हुआ था, 6 मंडलों में बंटा हुआ था। उसके बाद आते थे वलनाडु या कोट्टम, ये कमिश्नरी थी एक, आप कह सकते हैं 2-3 जिलों का ग्रुप जो होता है, कमिश्नरी होता है एक भूखंड, बड़ा हिस्सा जो 2-3 जिलों के, उसके ऊपर एक कमिश्नर जैसे, उस टाइप की कोट्टम या वलनाडु कहते थे उस जगह को। अब उसके आगे बात करें नाडु था जिला, एक डिस्ट्रिक्ट, आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊं तो एक जिले में को नाडु कहते थे। अब तमिलनाडु में आप सुना तो ये साउथ तमिलनाडु से ही ये चले थे नाडु वर्ड, पहले गांव को भी कहा जाता था नाडु, लेकिन यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में नाडु एक डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम बात करें मेलाग्राम जो जगह थी, वो 50 गांवों के समूह को मेलाग्राम कह देते थे। 20 गांवों के समूह को सथल या समूह, सीमा, सथल या सीमा, 20 गांवों के, मेलाग्राम 50 गांव, और सबसे छोटी इकाई एक गांव, उसको उर कह देते थे, उर। अब जो प्रिंसेस थे, किंग के बाद प्रिंसेस और फिर महाप्रधानी, प्रिंसेस थे, उनको अगर किसी प्रोविंस की मंडल की जिम्मेवारी दी जाए तो उन्हें उदयियर कहा जाता था, उदयियर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बंटा हुआ था, इनका विजयनगर साम्राज्य का। अब अगर बात कर लें थोड़े रुपए पैसे की, तो रुपए पैसे में कृष्णदेवराय का कोंडवीडु जो अभिलेख है, कोंडवीडु कृष्णदेवराय का, उसमें 59 टैक्सेस की जानकारी हमें मिलती है। घर चराई टैक्स, आप कह सकते हैं नाई टैक्स, विवाह टैक्स को कृष्णदेवराय ने खत्म किया था। यहां 2 बातें आपको मैं बता दूं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कृष्णदेवराय ने विवाह कर खत्म किया था, और जो देवराय द्वितीय था, देवराय सेकंड, उन्होंने डाउरी प्रथा यानी कि दहेज प्रथा को इलीगल घोषित किया था, जो आप कह सकते हैं कि उसको कानूनी नहीं माना था, अवैधानिक माना था, तो वो देवराय सेकंड थे। ये बात आप कॉन्टेक्स्ट में याद रख सकते हैं। नाई टैक्स तो था, वो एक कंदोज नाम के नाई ने, आप कह सकते हैं सदाशिव राय की काफी अच्छी कटिंग कर दी होगी, उनसे खुश होकर उसने नाई टैक्स भी हटा दिया था। खैर मुद्दे पे आते हैं, तो कहने का ये मतलब है कि ये जो टैक्सेस थे काफी वास्ट थे, और लेकिन एक आप आइडिया रखने के लिए कि 26 से 30% ऑन एन एवरेज टैक्स होते थे। कृष्णदेवराय के टाइम 50% भी लिए गए हैं टैक्स, और ब्राह्मण को इससे कम टैक्स देना पड़ता था, अराउंड आप कह सकते हैं 1/20 हिस्से तक के भी टैक्स के हमें सबूत मिलते हैं। तो ये कृष्णदेवराय का कोंडवीडु अभिलेख है, उससे हमें जानकारी मिली है। अब बात करें तो मान्यम जो भूमि थी, मान्यम नाम की भूमि थी, वो दी जाती थी आप कह सकते हैं आयंगर्स को। ये टैक्स फ्री लैंड थी, ये आयंगर्स को दी जाती थी। अब कहेंगे सर आपकी आयंगर कौन थे? आयंगर वो लोग थे जो 12 लोगों का समूह होता था, जो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। उसमें कर्निकम, तलारा जो चौकीदार, तलारा चौकीदार को कहते थे, और ये कर्निकम हो गया आप कह सकते हैं। इस तरीके के 12 अधिकारी होते थे
उनको सारों को आयंगर कहा जाता था। उनको वो हेरिडेटरी था कि उनका बेटा भी आगे उसी पोस्ट पे होगा। अपॉइंट एक बार सेंटर के द्वारा किए जाते थे, लेकिन हेरिडेटरी भी चल जाता था, वंशागुणत भी था ये, लेकिन वो अपना पद बेच भी सकते थे। तो उनको जो पेमेंट कहां से मिलती थी, उनको टैक्स फ्री एक लैंड मिलती थी मान्यम, उससे वो गांव का प्रशासन देखते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अमरम, अमरम वो भूमि थी जो नायकास को दी जाती थी। नायक्स वो होते थे, ये तमिलनाडु से चला था ये सिस्टम, जिसको बाद में विजयनगर साम्राज्य में अप्लाई किया गया, कंटिन्यू किया गया, वो थे अमरम। अमरम थे वो नायक, नायक वो होते हैं जो मिलिट्री लीडर्स थे। आप कह सकते हैं कि एक जमीन का एक हिस्सा उनको दिया जाता था अमरम के रूप में। आप समझ लीजिए कि सल्तनत काल में इकता हो गया या राजपूतों का सामंती ग्रुप हो गया, तो वो क्या थे कि मैं आपको इतनी जमीन दे रहा हूं, आप उस पर एक हिस्सा मेरे को टैक्स देंगे और सेना मेंटेन रखेंगे, जब मैं बुलाऊंगा तो आपने सेना लेकर आना है। तो इस प्रकार के मिलिट्री लीडर्स थे। यही बाद में जाके कहीं ना कहीं फ्यूडल सिस्टम उसका अंत का कारण भी बनता है, वीकनेस, जब कोई वीक किंग आ जाए। तो अमरम उस भूमि को कहते हैं जो नायकों को दी जाती थी, नायक मिलिट्री लीडर्स होते थे। अब नायकों के पास काफी बड़ी जमीन है, तो वो जमीन जो है उस पे भी वो आगे जमींदार बड़े बड़े रखते थे, वो थे पॉलीगर्स। ये साउथ में आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी आगे आएगा, पॉलीगर्स। पॉलीगर थे बड़े बड़े जमींदार जो नायकों के सिस्टम के अंडर आते थे, वो पॉलीगर्स थे। अब आ जाते हैं सर की पैसा। पैसा गोल्ड जो सोना था उसके सिक्के चलते थे, उनको पैगोडा या हुन कहा जाता था, हुन या पैगोडा। ये सोने के सिक्कों के नाम थे। सिल्वर चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। और जो आप कह सकते हैं पुर्तगाली थे, पुर्तगाली आते थे, उनकी जो करेंसी थी क्रुजेडो, क्रुजेडो जो पुर्तगालियों के साथ काफी व्यापार हुआ है, तो क्रुजेडो उनकी भी चलती थी। अब अगर हम बात करें तो सिक्के चल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो चेट्टी क्लास वो थी जो व्यापार करती थी, चेट्टीज, उन्हें भी व्यापारी माना जाता था। दैट्स इट, थैंक यू, फॉलो फॉर मोर, होप इट हेल्प्स।